खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। एड्स ने अलवर में अब तक 974 मरीजों की ली जान। वहीं जिला अस्पताल के ART सेंटर में करीब 2500 रोगी ले रहे हैं नियमित उपचार। ट्रैफिक पुलिस कर्मी से मारपीट करने वाले आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस। मुहर्रम पर ताजिया निकलने के दौरान हुई थी घटना। शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक इतिहास से छेड़छाड़ के लगाए आरोप। RR कॉलेज पर NSUI ने किया प्रदर्शन। और दूध में जहर देकर विवाहिता की हत्या के लगे आरोप। राजगढ़ के ईश्वाना का अहम मामला। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र में पिछले 14 वर्षों में एड्स से पीड़ित 974 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 68 मरीज ऐसे थे जिन्होंने इलाज करवाने में देर की और अस्पताल में भर्ती होते ही दम तोड़ दिया। ART केंद्र के प्रभारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान में 3853 एक्टिव केस हैं और इनमें से 2520 मरीज नियमित रूप से अस्पताल में आकर दवा ले रहे हैं। डॉक्टर परविंदर के अनुसार गंभीर मरीजों को हर महीने अस्पताल बुलाया जाता है, जबकि नियमित मरीजों को 2 से 3 महीने की दवा एक साथ दी जाती है। एड्स के प्रमुख लक्षणों में दस्त लगना और वजन कम होना शामिल है। उन्होंने बताया कि TB के मरीजों में एड्स की संभावना अधिक होती है, इसलिए TB की जांच के साथ एड्स की जांच अनिवार्य की गई है। इसके अलावा राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भी किसी भी ऑपरेशन से पहले एड्स की जांच की जाती है। इससे ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर अस्पताल में हरियाणा, दौसा और नगर क्षेत्र से भी मरीज आते हैं, क्योंकि अन्य जिलों में उपचार की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित व्यक्ति की सुई या इंजेक्शन का उपयोग संक्रमण फैलने का कारण बनता है। वहीं मरीज को रोजाना एक गोली लेनी होती है जो जीवन भर चलती है। देखो, एक्टिव केयर में 2520 पेशेंट हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास 3853 का हुआ था जी, जिसमें 974 की डेथ जून 25 तक हो चुकी है जी, और 2011 से ये सेंटर रनिंग है। और हम तो कोशिश यही करते हैं कि सबको टाइम से उनको कहते हैं कि टाइम से आए, वो दवाई ले जाओ। सारी दवाइयाँ यहाँ फ्री हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसको एडमिट करवा के और हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड भी यहाँ से फ्री मिलता है ब्लड बैंक से इन पेशेंटों के लिए। ऐसे ही जनाना में भी जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंस्टीट्यूट डिलीवरी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे को कोई हानि ना हो, और उसके लिए भी उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। जनाना हॉस्पिटल में एक हमारे काउंसलर बैठते हैं और पूरा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जिस किसी को भी, अगर किसी को दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं नॉर्मल मेडिसिन से, तो उनको HIV जरूर टेस्ट कराना चाहिए। या जिनकी TB है, भाई वो TB डिटेक्ट होती है, उन लोगों को HIV जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उनमें संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं HIV होने की। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को ही होए, लेकिन कुछ परसेंटेज में। तो इसलिए इन पेशेंट को हमने, ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी है, वहाँ पे भी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की HIV जांच होती है, और अगर किसी का निकले आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट इसका लाइफ लॉन्ग चलता है। मरीज को बार बार बताते हैं कि आप रेगुलर रहिए, जिससे कि उनका वायरस एकदम सप्रेस रहे और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी दूसरों की तरह जी सके। कितने महीने में बुलाते हैं? 1 महीने में भी बुलाते हैं, 2 महीने में भी बुलाते हैं, 3 महीने में। पहले 6 महीने तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर महीने आए, जिससे कि हमें उसकी सारी, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो 2 या 3 महीने जिस हिसाब से हमारे पास ड्रग अवेलेबल होती है
उनको हम देते रहते हैं। जो ऑपरेशन नॉर्मली होता है तो क्या सबने ये आवश्यक कर दिया है अनिवार्य कि भाई इसका चाहिए? बिल्कुल ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको HIV है, हेपेटाइटिस B है या C है, जिससे भी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो उसकी स्पेशल केयर करे ऑपरेशन के टाइम, जिससे वो उनका भी खुद का बचाव होना जरूरी है। और ये अक्सर जो है PRT वाले ये कैसे पेशेंट है? ये जो इनिशियली आए और सीरियस कंडीशन में आए होंगे और इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब तक पेशेंट जो इनके रियल बीमारियां हैं, जैसे किसी को TB हो गई है या किसी को ये दिमागी बुखार हो गया और वो उसके TB डायग्नोसिस, उसके HIV डायग्नोसिस, तो पहले हम उन चीजों को ट्रीट करते हैं पहले 7 से 10 दिन के बीच में। अगर वो थोड़ा सा उससे स्टेबल होता है तो फिर हम उसका ART ट्रीटमेंट चालू करते हैं, यहाँ की जो HIV की मेडिसिन है, क्योंकि HIV की मेडिसिन कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी पहले ये है कि उसके जो दूसरे इन्फेक्शन है उनको पहले ट्रीट किया जाए। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट के 4 आरोपियों का पुलिस ने अलवर में पैदल जुलूस निकाला, साथ ही इसके जरिए सख्ती का संदेश दिया। वहीं DSP सिटी के अनुसार शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। गौरतलब है कि अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में गत दिनों मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए तैनात पुलिसकर्मी से कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया, जो CO सिटी अंगद शर्मा एवं शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सांवरिया के नेतृत्व में बनाई गई। पुलिस की सक्रियता के चलते अब तक 4 युवकों को बापर्दा हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ के दौरान अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। उधर गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस अलवर जेल चौराहे से घटना स्थल तक निकाला गया। वहीं CO सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुहर्रम के सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें प्रदीप एक हमारा जवान है जो अलवर ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात है, कांस्टेबल के पद पर। तो वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा था, बैरिकेड लगाने के लिए। तो जब वो इस करबला के सामने से गुजर रहा था, तो कुछ जो ताजी वाले पैक वाले थे वो वहाँ से अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो किसी बात पे उन लोगों की कहा सुनी हुई, तो कुछ लोगों ने तैश में आके, आवेश में आके उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ करी, उसके साथ मारपीट करी, उसके सर पे बहुत बेरहमी से वार किया और उसको बेहोशी की हालत में छोड़ के फरार हो गए। तो उस घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होकर उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने को जवानों की विनोद सांवरिया जी जो SHO शिवाजी पार्क है, उनके निर्देश में टीम गठित करके जो कुछ इसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। 4 अभी आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 है 4 जो भी है। कितने लोगों को आइडेंटिफाई हो पाया इनकी पूछताछ के बाद? इनकी पूछताछ में 5 से 6 नाम अभी और आए हैं और उस चीज़ में तस्दीक की जाएगी। उसको वेरीफाई किया जाएगा कि वो कितने, उनका क्या जुर्म है, क्या अपराध उन्होंने किया, और वेरियस तंत्रों से हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कितने अपराधी शेष हैं। अलवर के RR कॉलेज गेट पर शनिवार को NSUI के छात्रों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंकते हुए सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कांग्रेस काल के नेताओं एवं क्रांतिकारियों के योगदान को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर NSUI नेता सतीश पटेल रामगढ़िया ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले कांग्रेस नेताओं और क्रांतिकारियों को किताबों से हटाने का प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने 6 लाख किताबें वापस मंगवाकर सिलेबस में बदलाव करवाया है, जो निंदनीय है। पटेल ने यह भी कहा कि भाजपा आज उन चेहरों को इतिहास में स्थापित करना चाहती है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने वापस मंगाई गई किताबों को बहाल नहीं किया और पुराना सिलेबस नहीं पढ़ाया तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। आज हमने NSUI के साथियों के साथ हमारे RR कॉलेज के गेट पे हमने हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का पुतला दहन किया है। हमारे आजादी के लड़ाई में जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर थे और जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी थे, मदन दिलावर जी का कहना है कि कांग्रेस के जितने भी पहले के नेता थे, मैं उनका सिलेबस किताबों में नहीं पढ़ने दूंगा। हमारी नई जनरेशन है, उन्हें आजादी की लड़ाई की कम से कम हर चीजें पता होनी चाहिए कि किसने कितना सहयोग किया, किस क्रांतिकारी ने क्या क्या किया। उस चीज के लिए मदन दिलावर जी ने 6 लाख बुकें वापस कर दी और इनका सिलेबस हटा दिया। ये बहुत गलत है।
जो मदन दिलावर जी जो ये आज की चला रहे हैं, जो इनकी पार्टी देश की आजादी की लड़ाई में थी भी नहीं, इनका वर्चस्व नहीं था, आज वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितनी तगड़ी ताकत है। कुछ नहीं है, सब जनता देख रही है। जो हमारे नन्हे मुन्ने नौनियाल है, ये पढ़ेंगे आजादी की लड़ाई के बारे में, अगर ये नहीं पढ़ेंगे, उन चीजों के बारे में इन्हें पता नहीं होगा, तो किस चीज का हमारा आजादी का वो होगा। इसलिए हमने आज मदन दिलावर जी का पुतला दहन किया है। पूरी छात्र शक्ति ने अलवर में इनका घोर विरोध किया है। राजगढ़ के इसवाना थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहिता सुमन मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुमन के पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की भाभी छोटी ने बताया कि किंक रोडोरोली निवासी धूलिया राम ने अपनी पुत्री सुमन की शादी इसवाना निवासी इंद्राज मीणा के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष मारपीट करता था और दहेज को लेकर ताने देता था। शुक्रवार सुबह सुमन ने अपने भाई को फोन कर बताया था कि ससुराल वाले उसे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं। वहीं शाम करीब 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि सुमन की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे दूध में जहर मिलाकर मारा गया है। इसको दूध में जहर मिलाया था। किसने? उसके आदमियों ने और उसके जेठ ने। क्यों? अब पता नहीं इसको क्यों मारपीट करते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े करते थे, रोज ही नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए। फिर बच्चे कितने? 2। तो किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? अब पहला तो दहेज को ऊपर मारा कि इनको तेरे ससुराल पियर से कुछ भी नहीं दिया इनको, और अब उनकी क्या टाइम उनकी गृहस्थी लड़ाई है, पता होना के बात को। कल क्या कहा आपसे? कल यह कि हमसे कि आपकी बेटी को ले जाओ, फोन कर भैया से बोलिए कि मैं नहीं रखूंगा इसको, छोड़ जाना है तो मैं ले आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दूध में पिला दी इसको जहर। वहीं ससुर कजोड़ी राम का कहना है कि वह घर से बाहर गया हुआ था और पीछे से सुमन ने खुद ही जहरीली दवा का सेवन कर लिया। उन्होंने पियर पक्ष के आरोपियों को निराधार बताया है। मृतका सुमन मीणा के 2 छोटे बच्चे भी हैं। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर मैं चलेगा बाजरा देखवा, मोग यही नहीं खंडा और बाजरा देखवा कर साथ तो बाजरा देखा करे, जब मैं चले बाजरा देखवा। अब राम जान आगे खानी कहीं ये कहीं नहीं मारे तरह तो मतलब गाड़ी में पटकर चल दिया। मतलब घर पे और कौन था? घर पे मेरे घर से जान दिए 2 नाखन से। और आपका बेटा? और बेटा है जो मतलब सूत्यो जो घर को धनिया ने वो सूत्यो। तो घर में सुबह झगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा ना, चाहे भले फोन करके बताया कि भाई कोई सवाल कौन झगड़ा को, तो झगड़ो तो यही ना। अलवर के उमरैंड क्षेत्र में वन विभाग ने अतिक्रमण बताते हुए देव नारायण मंदिर पर जेसीबी के जरिए कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ 14 जुलाई को देव डूंगरी मंदिर उमरैंड में महापंचायत होगी। इस परिसर में टीन शेड और पिलर तोड़े जाने को लेकर ग्रामीण वन मंत्री संजय शर्मा से मिलने पहुंचे। साथ ही कहा कि नवनिर्माण नहीं होने दिया तो सर्व समाज की ओर से 14 जुलाई को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विश्राम गुर्जर, निहाल गुर्जर और अन्य लोगों ने विचार रखे। वहीं भवेंद्र पटेल ने बताया कि सोमवार से डूंगरी पर नवनिर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रेम पटेल, बंटी कसाना, रतिराम, तोताराम, जीतू पटेल और महेश सैनी आदि मौजूद रहे। आज हम सुबह ही माननीय मंत्री संजय शर्मा जी से मिले। समाज का पूरा प्रतिनिधिमंडल, सभी समाज के लोग थे। उसमें माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं अधिकारियों से मिलकर बात करके और मैं निर्माण करवाता हूँ। हम उसके बाद पूरे समाज ने हम मंदिर पे गए और मंदिर पे बैठकर सभी समाज के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने ये निर्णय लिया कि कल तक हम मंत्री जी का जो समय दिया है उसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद परसों हम महापंचायत करके एक कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद हम मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। तो आपसे सभी से निवेदन है कि परसों देव डूंगरी उमरैंड में ढाईपेड़ी पर सभी लोग, सभी समाज के प्रबुद्ध जन पहुँचकर देव बाबा की जो मूर्ति इन्होंने तोड़ी है और हनुमान जी महाराज की वहाँ मूर्ति जो प्रशासन ने तोड़ी है, उसका सभी संतों से हम आग्रह कर रहे हैं कि सभी संत समाज के लोग, सभी सर्व समाज वहाँ पधार कर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। लगातार जैसा परसों के रोज प्रशासन ने यहाँ पे जो कार्रवाई की है उसके विरोध में चारों तरफ से क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे गांव की आज शाम को एक बड़ी मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद में हम इसका निर्णय लेंगे
कि किस प्रकार से इसकी रूपरेखा जो हमने जो सोची है उसको हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं। सोमवार को एक बार हम प्रशासन से ज़रूर मिलेंगे दोबारा, और उसके बाद में हम इसका काम शुरू करेंगे। ये हमारा प्रथम और अंतिम जो सोच है लोगों की, जो हमारे को बताया गया है, जो हमारे गांव के लोगों के बड़े बूढ़ों का जो हमें मार्गदर्शन मिला है, उसमें यही तय है कि हम सोमवार को एक बार प्रशासन से मिलकर इसकी किस तरीके से हमें आगे इसको बनाना है, इसके लिए हम रूपरेखा तैयार करेंगे। उधर आयोजकों ने सर्व समाज के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसे तोड़ने का प्रयास धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। साथ ही लोगों से मंदिर के पुनर्निर्माण में आर्थिक एवं नैतिक सहयोग देने की भी अपील की गई है। बीजेपी सरकार ने जो मंदिर हमारा तोड़ा है, तो हमारे यहाँ के लोकल जो भी हमारे पंच पटेलों ने एक फैसला लिया है कि हम सोमवार को वहाँ पे एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें हमारे आसपास के यहाँ के लोग, सरपंचगण, सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग और हमारे नेतागण आ रहे हैं, जिसमें अशोक चांदना जी, इंदिराज जी और हमारे मुख्य नेता भी और सारे पंच पटेल यहाँ पर पधारे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि सर्व समाज और हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महापंचायत में पधारें और मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा देव डूंगरी उमरेण में। निर्माण करेंगे मंदिर को सारा गांव वाला बेड़ा होके नहीं, हमारा यही निर्णय है। मीटिंग सोमवार को काम ही चलेगा और मीटिंग भी रहेगी, दोनों ही काम होंगे। सोमवार को तो निर्माण होगा मंदिर। हाँ, पंचायत है, 50 गाँवों का आदमी है, इकट्ठा है। यही निर्णय है कि निर्माण मंदिर का होगा सोमवार को। हमारी आज संजय शर्मा जी के पास पूरा गांव का प्रतिनिधिमंडल गया था और उन्होंने हमारी जो मांग पत्र दिया हमने उस पर ये कहा कि मैं मेरे अधिकारी कर्मचारी हैं जो उनसे बात करके और आपको मैं इसका कल तक जवाब दे दूंगा। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर संजय शर्मा जी इसका सही मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं, अन्यथा हम सोमवार को पूरे गांव की महापंचायत है और उसमें ये मंदिर का निर्माण होना तय है। महापंचायत में अशोक चांदना जी पधारने और भी बड़े बड़े कई लीडर आ रहे हैं और मैं सभी लोगों से कहूँगा, हमारे समाज के जो भी विधायक हैं या फिर जो भी पार्टी में हैं, सभी देवनारायण के मंदिर पर उमरेण में जो इन्होंने कर्तव्य किया है उसके लिए बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है। उसमें मैं आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देवनारायण भगवान की डूंगरी उमरेण पहुँचें, उसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। आप हमारी महापंचायत को सफल बनाएं। उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा की सरकार ही मंदिरों को तोड़वा रही है। पूर्व में राजगढ़ में भी शिव मंदिर को तोड़ा गया था, वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में उमरेण के देव की डूंगरी मंदिर पर इस तरह की घटना हुई है। मिश्रा ने कहा कि आमजन अब भाजपा को समझ चुके हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार खाने चालू करने की अनुमति देने की फिराक में है, इससे सरिस्का को खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं सरिस्का में अवैध होटल भी संचालित हो रहे हैं, लेकिन सरकार होटल तोड़ने की बजाय मंदिर को तोड़ने पर लगी हुई है। ये मंदिर के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आने वाली पार्टी मंदिर तोड़ रही है। और जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमारी भूमि में मंदिर बना है, तो जब मंदिर बना जब फॉरेस्ट वाले आ गए थे, और मुझे तो यहाँ तक भी पता लगा है कि शायद प्रतिमा भी कोई खंडित हुई है। तो मंदिर के नाम पर वोट मांगकर जो पार्टी सत्ता में आ रही है मंदिरों को तोड़वा रही है। और आप पिछला इतिहास उठा लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजस्थान में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़वाए। तो भगवान को अब ये देखना है कि इनको सद्बुद्धि कैसे आए और कैसे इनका अहंकार खत्म हो। सर, पिछली बार आपकी पार्टी का शासन था तो राजगढ़ में भी एक मंदिर टूटा था, उसको तो उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, काफ़ी हंगामा हुआ, पूरे प्रदेश के राजनेता पहुंचे, राजगढ़ राजनीति होती, तो वो भी गलत हुआ। तो आप बताइए, वहाँ राजगढ़ में शिवालय जो भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उन पर वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने आरी चलवाई थी। खैर भगवान ने उनकी दुर्दशा भी ऐसी कर दी, उनको सस्पेंड करना पड़ा सरकार को, और अब भी वो इधर उधर ही भटक रहे हैं। तो देखिए, भगवान को भी जो आदमी नहीं बकसता, जो पार्टी नहीं बकसती, उसका कैसे भला हो सकता है। अब इनका कोई रस्मत ठीक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बस अब, लेकिन अब इनके दिन उल्टे लग गए, अब जनता इनको अब बार निपटा देगी। लेकिन सर, मंदिर अगर
अवैध थोड़ी होता है, मंदिर तो वैध ही होता है। और ये इस तरह से मंदिर को तो तोड़ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मंदिर बन रहा था तब ये लोग कहाँ गए थे? उनके खिलाफ उस टाइम मुकदमा दर्ज कराते, बनाने वालों के खिलाफ। जब तो कुछ किया नहीं। और गांव वालों की मंदिर में आस्था है, उन्होंने धार्मिक आस्था के प्रति, गांव वाले लोग सीधे साधे होते हैं, उन्होंने मंदिर बना दिया। अब ये कहकर ये वन भूमि का मंदिर है, उसे तोड़ रहे हैं। एक तरफ बड़े लोगों के आशीर्वाद से सरिस्का में जो अवैध खनन, अवैध माइनिंग और जो माइंस जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, उनको सीटीएच एरिया में से हटा करके और उनको चालू करवाने की बात की जा रही है। तो सब इनके गड़बड़ घोटाले हैं, इनकी पोल खुलेगी धीरे धीरे, और इसमें तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो सरिस्का में अगर खनन को मंजूरी मिलेगी, खान चालू होंगी, तो वहाँ के वन्य जीव और जो सरिस्का क्षेत्र है उसको आपको लगता है बाघ सहित अन्य जानवरों पर भी गलत प्रभाव? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए वहाँ खनन बंद करवाया था कि वन्य जीवों को नुकसान होगा। उन लोगों का वहाँ एरिया है, वो लोग वहाँ रहते हैं, और अब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने, बड़े नेताओं ने सीटीएस का एरिया ही चेंज कर दिया होता है। वहाँ जहाँ माइंस है उस एरिया को उससे बाहर निकाल दिया, वहाँ बाघ बचे ना बचे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो इनके गड़बड़ घोटालों से मतलब है। और अब इधर बढ़ा रहे हैं सिलीसेट साइड में कहीं, यहाँ पर भी अवैध होटल वोटल काफ़ी बने हुई है। और जो इनको पैसे दे देंगे उनको तो रुकवा देंगे, जो नहीं देंगे उनको तुड़वा देंगे। इनका तो बुड्ढा मरे चाहे जवान, हत्या से ही काम है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर शहर में पार्कों की हालत खराब होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख कॉलोनी शांति कुंज में भी पार्क बदहाल है, वहीं अन्य कॉलोनियों में भी पार्कों की दुर्दशा सहित पेयजल एवं सफाई की समस्या भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सिलीसेट क्षेत्र से बोरिंग के माध्यम से पानी लाने की योजना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण निरस्त हो गई। इससे संबंधित क्षेत्र में कृषि पर विपरीत असर की आशंका थी। मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार पूरी रास्ता नहर परियोजना पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि इस योजना से ही समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। वैसे भी चंबल का पानी अलवर के निकट जालुकी तक आ चुका है। अलवर शहर के शांति कुंज जो पोस्ट कॉलोनी है उसके पार्कों की दुर्दशा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। कई जगह पेड़ उगाए हैं, कई जगह पेड़ सूख रहे हैं, बाउंड्री टूटी पड़ी है, कहीं गेट टूटे पड़े हैं। इसके अलावा शांति कुंज जैसी कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या है। तो यहाँ के विकास जो समिति के पदाधिकारी भी कई बार मांग करते हैं। अब आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और विपक्षी पार्टी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी हैं, क्या प्रतिक्रिया? ये शांति कुंज की अकेले की समस्या नहीं है, पूरे शहर की समस्या है। आप अभी शहर में निकल जाओ, आपको हर कॉर्नर पर कचरे के ढेर नजर आएंगे। कॉलोनी के शांति कुंज का मार्केट में आप जाके देख लो, मार्केट में वहाँ कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। नाले इन्होंने साफ नहीं किए, कागजों में कर दिए, पैसे को खा गए, धरातल पे काम नहीं हुआ। 15 मिनट की बारिश शहर से नहीं, सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। पूरे शहर की कॉलोनियों के पार्कों की दुर्दशा है। अब शांति कुंज में ये हमारे बगल वाला पार्क आप देखो, झाड़ झंकार यहाँ खड़े हुए हैं और सफाई उनकी नहीं होती, देख रेख नहीं होती, और वैसे बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं। पानी का तो हाल बेहाल है। कभी ये 35 बोरिंग सिलीसेट से करा के लाते हैं, कभी कहाँ से करा के लाते हैं। धरातल पर इनका आज तक कोई काम हुआ नहीं। असल में पानी का मुद्दा है ERCP का, जो अशोक गहलोत सरकार ने नवनिरा रिसोदा बांध बना दिए थे। जालुकी तक पानी आ गया था, अलवर से 40 किलोमीटर मात्र दूर है। राजस्थान, पूरी राजस्थान में 13 जिलों में उसका पानी आना था। माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में जब बड़ौदा में आए थे रामगढ़ में, तब जाके एक लंबा सा फेंटा भरवा कहते कि मैं भागीरथ हूँ और मैं जैसे भागीरथ गंगा को लाया था ऐसे मैं ERCP का पानी यहाँ ला रहा हूँ, मेरा फेंटा बांधो, मेरा स्वागत करो। और रिजल्ट क्या निकला उस बात को भी 1-1.5 साल हो गया, धाक के 3 बात निकले, कोई लेना न देना, एक बूंद पानी नहीं आया। अब ये सिलीसेट से पानी लाने की बात करते हैं। एक तरफ वहाँ के नागरिक जब विरोध करते तो उनसे समझौता करके, और यही लोग कहते हैं कि हम पानी वहाँ से नहीं लाएंगे। बाद में जाके
फिर दोबारा वही कार्रवाई करते हैं। देखिए, इनको पानी के मामले में सिलीसेट एरिया में जो किसान भाई रहते हैं उनसे बैठ के उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी जो जायज़ बात है उसको मांगना चाहिए। दिक्कत दूसरी हो गई भाई, अलवर शहर में पानी की किल्लत, इनको पानी भी चाहिए, और वहाँ जो किसान भाई है उनका पानी, अब देखिए इन्होंने वहाँ बोरिंग करी जयसमंद के आसपास, सारा जयसमंद सूख जब जयसमंद नहीं भरता। इधर विजय मंदिर के आसपास करी, 2 ही तो बड़े बांध थे, विजय मंदिर बांध सूख गया। सिलीसेट में इतना पानी नहीं है कि उससे शहर की आपूर्ति हो सके। मेन समस्या है अलवर शहर की जलापूर्ति कैसे सुचारू रूप से चले, और उसका एक ही कारण है, एक ही तरीका है कि ये ERCP का पानी अलवर में लाए और लोगों की प्यास बुझाए। इसके अलावा इन लोगों से काम तो होते नहीं, बहानेबाजी ये लोग करते हैं, कभी किसी के माथे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी के माथे ठीकरा फोड़ता है। ऐसे ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, पानी तो अलवर शहर की जनता को पिलाना ही है। अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ADM सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा है। यहां मौजूद अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों पर बार बार पाबंदी लगाई जा रही है, इससे ठेकेदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा भुगतान में देरी, GST संबंधित समस्याएं और तकनीकी प्रक्रियाओं में जटिलता जैसी कई मांगे अनसुनी हैं। इसी वजह से 30 जून से ठेकेदार हड़ताल पर भी है। उन्होंने 15 जुलाई तक मांगों पर निर्णय नहीं लेने पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य बंद करने की चेतावनी दी है। हम लोगों की यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा, अकादमी द्वारा एक निर्माण कार्य जो चलते हैं उसमें दुनिया भर की पाबंदियां लगा दी गई हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग को स्ट्राइक चल रही है 30 जून से, और 15 जुलाई से हम लोग काम बंद करने जा रहे हैं। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 15 जुलाई से और राजस्थान स्ट्राइक हमारी चलेगी। और हमारी 8 मांगे हैं। एक तो 10 साल की कोई DLP लगा दी है, उसको लिए हमको 1 साल कराना है। एक हमारे GST वगैरह जो रिटर्न नहीं दे रही गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पे करना है वो नहीं दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी ऐसी है जो समस्याएं हमारी है, उसमें BSR वगैरह सब कम कर दी है, मार्केट रेट कम कर दी है, BSR जो मार्केट रेट बढ़ गई है, BSR की रेट कम कर दी है। उसके ऊपर भी आंदोलन हमारा चल रहा है और ये चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी है। और अलवर में स्पेशली NCR होने की वजह से हमारी अलवर से डिमांड और भी है। पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि वन्य जीवों को जहरीले पानी से बचाना जरूरी है। LPS विकास संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा के अनुसार सरिस्का बाग परियोजना के बीचों बीच होकर बहने वाली रूपारेल नदी अपने साथ कई दूषित पदार्थ लेकर बहती है। यह वन्य जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। हाल ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में 13 नदियों के 27 सैंपल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक मिली है। ऐसे में रूपारेल पर भी ध्यान देना जरूरी है। रूपारेल में थानागाजी के गंदे सीवरेज और नालों का पानी भी मिल रहा है। मीणा ने नदी की स्वच्छता के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। बृहतरी धाम स्थित सेवानाथ जी महाराज के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाए गए। इस मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। उनके द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही नारियल, वस्त्र और मिठाई आदि अर्पित किए गए। वहीं श्रद्धालु अशोक सोनी के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर यह भंडारा 30 वर्षों से जारी है। इस मौके पर भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि जल्द ही बृहतरी धाम में लक्खी मेले का आयोजन भी होगा। अलवर के कृष्णकुंड स्थित शिव मंदिर एवं शेरावाली माता के मंदिर में सावन के दूसरे दिन शनिवार को भक्त पहुंचे। यहां सर्प को देखकर श्रद्धालुओं ने नाग देवता द्वारा दर्शन की बात कहते हुए श्रद्धा भाव से नमन किया। कृष्णकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। वहीं मंदिर की साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य कुछ दिन पहले किया गया था। बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ कृष्णकुंड पर भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ भोले बाबा का मंदिर के साथ साथ देवी माँ का मंदिर है, भैरू बाबा का मंदिर है। आज हम लोगों ने देखा कि स्वयं सावन के अवसर पर नाग देवता, जिनकी लगभग 7-8 फुट की जो है उनकी हाइट लेंथ रही है, और ख़ुद वो वहाँ आए और बाबा के दर्शन दिए। बाबा को दर्शन देने के बाद में हम लोगों को भी उन्होंने दर्शन दिए और वो बड़े साइलेंट तरीके से आए और उसके बाद वो वापस स्थान पर अपने चले गए।
तो निश्चित रूप से ये सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं उनको ही बाबा के रूप में दर्शन मिलते हैं। मैं शहरवासियों से भी अपील करूंगा कि आएँ और यहाँ आकर बाबा के दर्शन करें, नाग देवताओं के दर्शन करें। मैं समझता हूँ कि सावन में काफ़ी प्राचीन, हाँ सावन में जिस तरीके से बाबा के यहाँ ढोक देने आते हैं नाग देवता, क्योंकि बहुत प्राचीन शिवालय है, बहुत प्राचीन मंदिर है जिसकी सैकड़ों वर्षों से मान्यता है। यहाँ भोले बाबा का यहाँ हम लोग पूरा पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते हैं, समिति की ओर से यहाँ पूरा साफ़ सफाई का कार्यक्रम रखते हैं, भोजन प्रसादी का प्रोग्राम रखते हैं, भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो आज जो है साक्षात मात्र जितने भी हमारे समिति के लोग थे सभी को भोले बाबा के रूप में नागराज के दर्शन हुए। और वहीं अलवर में पूर्वी कोर्ट गेट के पास होली ऊपर स्थित शिव मंदिर में दुर्गा माता और हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह शनिवार सुबह हवन यज्ञ एवं कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा विवेकानंद चौक, त्रिपोलिया और जगन्नाथ मंदिर होते हुए वापस शिव मंदिर में पहुंची। यहाँ मूर्ति स्थापना के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। यह शोभा यात्रा निकाली गई है, नगर भ्रमण कराया गया मूर्तियों को। उसके पश्चात यहाँ पर प्रसाद वितरण कराया जाएगा। समाचार में वक्त तो चले एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग,
सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, एसी बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। हाथ, ये जो हाथ है ना, सिर्फ लकड़ी ही नहीं, हमारा कल भी तराशते हैं। ये कभी बाएं मुड़ो कभी दाएं मुड़ो ही नहीं, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये हाथ केवल सिलाई नहीं करते, देश को नया रूप देते हैं। बंद हो या हो कोई स्ट्राइक, इनका शटर हमेशा खुल जाता है। इन हाथों का यही तो आपसे नाता है। ये हाथ केवल हल नहीं चलाते, ये हाथ मिट्टी से सोना उगाते हैं। ये हाथ देश चलाते हैं। इनकी तरक्की में ही देश की तरक्की है और इन्हें हम आसानी से लोन देकर अपना फर्ज निभाते हैं। कैप्री लोन्स फर्ज निभाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर पहचान कार्यक्रम का आगाज शनिवार को मालाखेड़ा के महुआ खुर्द विद्यालय से हुआ। इसका आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला पहुंची। मालाखेड़ा क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों को डिजिटल टूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बच्चों को MS वर्ड, विंडो और सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन के प्रशिक्षण पर जोर दिया। साथ ही इस दौरान कई बच्चों ने YouTube खोल रखा था, जिसे उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा को निर्देश देकर बंद कराया। जिला कलेक्टर ने बताया कि अलवर की पहचान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़कर उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। वहीं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा ने भी इस बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य भगवान साय शर्मा के अनुसार कंप्यूटर की IT लैब वाले इस स्कूल में, जिसमें करीब 2 दर्जन बच्चे प्रशिक्षण के लिए चयनित किए गए हैं और अपने सक्षम बनना चाह रहे हैं, उनके लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू कराया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। और आज निरीक्षण किया है, इनको क्या निर्देश दिया है कि बच्चों का समय सदुपयोग हो और वो कुछ सीखें। सर क्या कहना है मैडम? प्रोजेक्ट पहचान, अलवर की पहचान करके हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को खासकर हम IT इनेबल्ड बनाना चाहते हैं, यानी वो बच्चे किसी भी मामले में किसी दूसरे बच्चों से पीछे ना रहें। इसके लिए महुआ खुर्द के स्कूल का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, जिसमें प्रिंसिपल साहब, DCIs की टीम और टीचर्स को यही निर्देशन दिए हैं कि इन सेशंस में बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, MS वर्ड पे काम करना, पेंट पे काम करना, ये सिखाया जाए। हम कई बार बच्चों को ये सब सिखाने से कतराते हैं कि नहीं धीरे धीरे वो सीखेंगे, पर मैंने इनसे इंटरेक्ट करके ये देखा कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और सीखने की बहुत उनमें क्षमता है। तो 6 घंटे का आज का सेशन है, जिसके अंत में हम हर बच्चे से एक छोटी सी कुछ प्रेजेंटेशन या पेंट के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति करवाएंगे। तो बेसिकली ये एक अभियान है बच्चों को उनके जो वो इनहिबिशन करते हैं, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, उससे उभारने का और उनको IT यानी डिजिटल टूल से जोड़ना। अलवर पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत आज मालाखेड़ा ब्लॉक के
लगभग 25 दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर का सघन प्रशिक्षण, जिसको डिजिटल साक्षरता कह सकते हैं, वो यहाँ दिया जा रहा है। और इनको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के साथ साथ अपनी अध्ययन सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से कैसे उसका अध्ययन किया जाए, कैसे उसको सर्च किया जाए, इसकी भी विस्तृत जानकारी यहाँ दी जाती है। और दिव्यांग बच्चों काफ़ी खुश हैं, आज उनको पहली बार पूरे दिन यहाँ कंप्यूटर पर कार्य करने का अवसर मिला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द के अंदर जो कंपोजिट लैब है, जिसमें विशेषकर 6 से और 10 तक के बच्चों का अध्ययन कराया जाता है, ये जिला स्तरीय लैब है। बेहतरीन संसाधन है। जितनी भी साइंस की किताब के अंदर एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटियों का सामान वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से रखा हुआ है। बच्चे कक्षा के जो है साइंस के पीरियड में जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो चीज़ों को समझते हैं। बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण पर भी देखा गया और हमारी लैब को बिल्कुल सराहा गया है। पिछली बार भी हमारे बच्चे जो है विज्ञान मेले में जिला स्तर पर फर्स्ट आए थे और स्टेट लेवल पर भी वो गए थे। ये केवल जो इनकी प्रभारी है कल्पना यादव, बहुत ही एक्टिव है। बाकायदा पिछली बार 2 बच्चों का NMMS में सिलेक्शन भी हुआ है। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अलवर पहचान कार्यक्रम के चलते दिव्यांग बच्चों को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका आगाज़ महुआ खुर्द विद्यालय से किया गया। इसका उन्होंने निरीक्षण किया तथा कंप्यूटर शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को सबसे पहले प्रेजेंटेशन तथा माउस चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए और इसमें अगले 1 महीने में पूरा इसका फिर से परीक्षण निरीक्षण किया जाएगा। इसमें कमी पाए जाने पर कंप्यूटर शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए बच्चों को पूर्ण रूप से सशक्त बनाकर उनको सक्षम बनाना है, जिससे इंटरनेट के माध्यम से पाठ्यक्रम सहित अन्य गतिविधि बच्चे सीख सकें और मानसिक रूप से सशक्त बने ना उद्देश्य। वहीं महुआ खुर्द में दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलाने के लिए उनके अभिभावक भी साथ आए थे। ऐसे में जिला कलेक्टर ने उनसे भी संवाद किया और नियमित प्रशिक्षण दिलाने की अपील की। साथ ही कहा कि इससे वे प्रतियोगी युग के अनुकूल बनेंगे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने जन सुनवाई की। वहीं टपोकड़ा में जनसंपर्क कार्यक्रम किया। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सनातन संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने भिवाड़ी, टपोकड़ा और तिजारा में समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बताया कि पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भिवाड़ी जल भराव सहित टपोकड़ा एवं तिजारा से जुड़ी समस्याओं को लेकर बजट की मांग रखी है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर भाजपा सरकार द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित करने को सराहा। सावन की शुरुआत के साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र के सिलीबेरी बांध में पानी की आवक हुई है। शुक्रवार को श्रावण मास आरंभ होने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हुई थी। वहीं सुकड़ी, शामगंगा, पांडुपोल, सिलीबेरी और काली घाटी से बारिश का पानी बालेटा के सिलीबेरी बांध में पहुंचा। उधर क्षेत्र के निवासी हजारीलाल मीणा, जगदीश मीणा, बनवाई लाल, बलवीर सिंह राजपूत, युवराज सिंह और गणपत सिंह आदि ने इसे जल स्तर बढ़ाने वाला बताया। साथ ही कहा कि सिलीबेरी बांध में पानी बढ़ने से 50 से अधिक गांवों में जल स्तर बढ़ता है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य संगीता गौड़, स्टाफ एवं छात्राओं ने इस दौरान विद्यालय के आसपास 500 से अधिक पौधे लगाए। साथ ही बच्चों को अपने घर के आसपास लगाने के लिए पौधे दिए गए। प्रधानाचार्य ने इनकी पूरी देखभाल पर भी जोर दिया। और वहीं मानसून के सक्रिय होने के साथ ही ग्राम पंचायत और प्रशासन की ओर से भी हरियालो राजस्थान अभियान के चलते पौधरोपण शुरू कर दिया गया है। मालाखेड़ा उपवन अधिकारी नवज्योति कांवरिया की मौजूदगी में राजकीय बालिका स्कूल ढाकपुरी में अशोक, नीम, बरगद और पीपल के पौधे लगाए गए। उधर इस मौके पर सरपंच सुनीता यादव, समाजसेवी राजेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मराज और संस्था प्रधान सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। वहीं परिसर में लगाए गए पौधों की सार संभाल को लेकर विद्यार्थियों में स्टाफ ने जिम्मेदारी ली। अलवर शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य एक वार्ड में पूरा नहीं होता, लेकिन दूसरे वार्ड में सड़क खोदनी शुरू कर दी जाती है। ऐसे में बारिश के दिनों में आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। इसके अलावा सड़क खोदने के दौरान घर घर किए गए नल कनेक्शन भी जेसीबी से तोड़ दिए गए हैं। गायत्री मंदिर के समीप धाबाई जी का बाग, ओसवाल स्कूल क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर यही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मकानों के आगे सड़क खोदने से वाहनों को अंदर ले जाना भी मुश्किल है। नगर निगम की ओर से यह ठेका दिया हुआ है, लेकिन निरीक्षण को लेकर संबंधित कार्मिक उदासीन हैं। इसके अलावा जल विभाग के अधिकारी भी मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं कर रहे।
बक्तल चौकी के समीप पंडित का बास कॉलोनी स्थित मंदिर में शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिव परिवार एवं सर्वदेव की मूर्तियों को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करती हुई नजर आई। आचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि श्रावण मास में शिव परिवार सहित सर्वदेव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मौके पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन भी हुआ। अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद आने के बाद किसानों की भीड़ लगने लगी है। इस समिति से आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव जुड़ते हैं। साथ 3 दिनों प्याज की खेती के लिए डीएपी की जरूरत है। गोपालपुरा निवासी लेखराम फौजी ने बताया कि खाद आने का पता लगते ही वे यहां पहुंच गए। उधर अन्य किसानों का कहना है कि डीएपी खाद के साथ ही नैनो यूरिया भी दिया जा रहा है। वहीं अगस्त माह में प्याज की बुआई शुरू हो जाएगी। डीएपी ले जा रहे हैं, खेत तैयार है, तैयार पहुँच के दवाई दे दा कम्प्लीट है, 4 दिन की तैयारी है। तो डीएपी अब कब गिरोगे, कब जुताई करोगे? जब खारे काटेंगे जब डीएपी डालेंगे। तो अभी तो बरसात अभी तो बरसात है, बाहर आते हैं खारे आने की तैयारी। अभी देखो प्याज की फसल आने वाली है और किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं, लेकिन अब बारिश के मौसम के मुताबिक अभी खेतों में दवाइयाँ डाल रहे हैं और डीएपी खाद कोऑपरेटिव में आ चुका है। किसानों का कतार लगे हुए है ले जाने में। भरपूर मात्रा में खाद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी किसान आगे से आगे अपनी फसल की व्यवस्था के लिए, फसल को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए डीएपी खाद को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और कंटिन्यू कोई 5 बीघा का ले जा रहा है, कोई 10 बीघा का ले जा रहा है, कोई 2 बीघा के कट्टे ले जा रहे हैं और भरपूर मात्रा में डीएपी की खपत हो रही है। इसलिए सभी किसानों से ये निवेदन है कि डीएपी ज़्यादा से ज़्यादा डालें और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उपज के लिए तैयार करें। सरिस्का बाग परियोजना में बरसात के बाद नदी नालों में पानी की जोरदार आवक देखी जा रही है। नलदेश्वर क्षेत्र स्थित झरनों में भी यही स्थिति बनी हुई है। वहीं शनिवार को सिलिसेड और नट्टे का 12 पर्यटकों की भीड़ रही। वहीं झरनों का पानी रूपारेल नदी में मिलकर जयसमंद बांध में जाता है। आगामी समय में अच्छी बरसात से जयसमंद में आवक हो सकेगी। साथ ही क्षेत्र में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। परसा का बास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा विभाग की ओर से 3 कमरों का निर्माण करवाया जा रहा है। यहां क्लासरूम के अभाव के चलते बच्चों की शिक्षा में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए 3 नए कमरे बनवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सीनियर स्कूल में प्राइमरी विद्यालय भी शिफ्ट हो चुका है। परसा का बास विद्यालय में करीब 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय में करीब 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उधर ठेकेदार कमलेश ने बताया कि 3 कक्षों के निर्माण पर करीब 40 लाख रुपए की लागत आएगी। मंदिरों में दान भी अब डिजिटल हो चला है। रामगढ़ स्थित श्री शामेश्वर धाम में ई दान के लिए डिजिटल क्यूआर स्कैनर मशीन लगाई गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक की पहल के तहत रीजनल मैनेजर ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस मंदिर में विभिन्न जिलों एवं राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं डिजिटल युग के चलते ई दान पात्र के लिए क्यूआर कोड स्कैनर द्वारा लगाया गया है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा और संरक्षक एडवोकेट दिनेश शर्मा बंटी ने बताया कि मंदिर निर्माण को 2 माह पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए हैं। उधर इस दौरान अनिल जैन, मदन मोहन मुखीजा, रामकुमार यादव, अमित भारद्वाज, बाबूलाल मित्तल और कशिश खंडेलवा आदि की उपस्थिति रही। ये जो श्रद्धालु जो दान करना चाहते हैं ना, वो कैश के थ्रू ना करके ये जो हमारा ई हुंडी लगा है यहाँ पे पात्र, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। स्कैन करके क्यूआर कोड है ये, उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट अकाउंट में, मंदिर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है ना, उसका एक प्रोसेस है और इसमें क्यूआर कोड के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा और जो फिर हमारा मंदिर जो ऑथोरिटी होंगे वो रिकॉन्साइल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश के थ्रू ना होकर डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ क्यूआर कोड के थ्रू, यही एक सिस्टम है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम सैंथली में शनिवार को भगवान देव नारायण एवं शिव परिवार मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर समाजसेवी मंगतूराम पटेल, श्री राम पटेल, शिवली राम, धर्म सिंह बैसला, गदल सिंह वाटी, हरनारायण पटेल, दयाराम पटेल और मुखराम दयाराम आदि मौजूद रहे। समस्त गुर्जर समाज के तत्वाधान में श्री देवनारायण मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और इसी बीच में 3 दिवसीय जो अनुष्ठान चल रहा है, इसमें आज भगवान शंकर के समस्त परिवार हनुमान जी सहित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें कल रविवार को श्री देवनारायण भगवान, साडो माता और भोना बाबा, काला धोला भैरव इत्यादि देवताओं की प्रतिमा की
प्रतिष्ठा पूज्य श्री हरिराम हरिशरण जी जो अलावड़ा वाले हैं वो अपने कर कमलों से कराएंगे। और जो आज शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें भव्य कलश यात्रा में सभी माता बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। डीजे नगाड़ों बैंड बाजा के साथ में भव्य समस्त ग्राम की कलश यात्रा संपन्न हुई। खैरथल अनाज मंडी में 2.5 लाख की लूट के 6 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। अब तक ना तो आरोपी पकड़े गए, ना ही लूटी गई रकम बरामद हो पाई है। वहीं पुलिस की सुस्ती से नाराज व्यापारियों द्वारा मंडी गेट पर धरना दिया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने तक मंडी बंद की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले सोमवार को श्याम इंडस्ट्रीज के मुनीम दाताराम बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर मंडी लौट रहे थे। अस्थायी प्याज मंडी के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें हथियार दिखाकर लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस की निष्क्रियता से गुस्साए व्यापारी शुक्रवार को भारी बारिश में भी टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहे। वहीं थाना प्रभारी राकेश कुमार भी धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं स्थानीय कृषि उपज मंडी में हड़ताल से एक दिन में करीब 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। आंदोलन लंबा चला तो किसानों को भी नुकसान होगा। शनिवार को भी मंडी व्यापारी धरना स्थल पर बैठे रहे। इनमें मंडी समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, सचिव आयुष गोयल, व्यापार सेवा संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता, मुनीम संघ अध्यक्ष विकास तिवारी, केदारनाथ खंडेलवाल और कपूरचंद गुप्ता शामिल थे। वहीं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा भी व्यापारियों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे। जैसा कि आपको पता है, आज हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है। हमारी प्रशासन से एक ही मांग थी, अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जो अभी खाली हाथ हैं, हमारे पास सिवाय आश्वासन के अभी प्रशासन ने कुछ नहीं दिया। और हम व्यापारियों की यही मांग है पूरे संगठन की कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, 2.5 लाख रुपए लूट की राशि के साथ में जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पर बैठे। व्यापार हमारा बंद है पूर्णतया और सभी हम साथ हैं, संगठित हैं। एसपी साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। कल तो एसएसओ साहब आए थे, आज हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है और हमें बात उनको करनी आके, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। क्षेत्र व्यापार मंडी में व्यापारी साथ जो घटना घटी है वो दुखद घटना है। आज 1 सप्ताह बीतने को जा रहा है और उसके बाद पुलिस खाली हाथ बैठी है। पूरा व्यापारी अपना व्यापार चौपट करके धरने पर बैठा है। बड़ा अफसोस होता है, अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है इस चीज़ की कि व्यापारी का कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है। दिन दहाड़े लूट हुई थी व्यापारी से, तो आज 6 दिन बीत जाने पर भी क्योंकि पुलिस खाली हाथ है, ऐसी कोई ठोस जानकारी उनके पास नहीं है और लगातार दूसरे दिन आज मंडी समिति ने पूरा खैरथल का अनाज मंडी का व्यापार बंद रखा। सारे व्यापारी धरने पर हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से व्यापारी के साथ जुड़ता है तभी रिजल्ट आता है। हम सुबह भी यहाँ पर आए थे और अभी हमारे साथ जुरिया जी जो अलवर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। परमा जी लखियानी जो किशनगढ़ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम सब लोगों ने यह तय किया है, जैसा आपने अभी सुना भी कि सर्वेश जी जो हमारे यहाँ मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सोमवार को वो कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे और उसके उसी दिन हम सब लोग ज्ञापन देने जाएंगे और अगर सोमवार रात तक रिजल्ट नहीं आया तो परसों नहीं मंगलवार को पूरा खैरथल व्यापार महासंघ के क्षेत्र में जितने भी यूनियन हैं वो सब अपना कारोबार बंद रखकर व्यापारियों को समर्थन देंगी। और 5 बजने को आ रहे हैं, अभी तक प्रशासन द्वारा अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि अपराधियों की धरपकड़ हो चुकी है। आज सुबह से ही हमारे पास बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, अनाज मंडी अलवर और किशनगढ़ और हमारे संयुक्त व्यापार महासंघ से श्री ओम प्रकाश रोगा अध्यक्ष हैं और जुनेजा जी संयुक्त व्यापार महासंघ अलवर से, किशनगढ़ से श्री लखियानी जी, काफ़ी यूनियन आई हैं, काफ़ी संस्थाएं आई हैं जिन्होंने हमें तन मन धन से हमारे दुख को समझा और हमारे दुख को अपना समझा और उन्होंने सबने समर्थन देने का वादा किया है। सोमवार को हमारा प्लान ये, हमारी हड़ताल जारी है। सोमवार को हम कलेक्ट्रेट के सामने वहाँ बैठ के वहाँ धरना शांतिपूर्वक देंगे। धारूहेड़ा में दूषित पानी भरने से जुड़े विवाद के तहत अवैध रैम के विरोध और जल भराव से मुक्ति के लिए महापंचायत प्रस्तावित है। इसके लिए आयोजन समिति ने गांव-गांव संपर्क किया। इनमें अमर भगत, डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पार्षद
हवा सिंह, शोराज दायमा, अजीत पटेल और सतपाल दायमा आदि शामिल थे। गौरतलब है कि यह महापंचायत 13 जुलाई को प्रस्तावित है। बड़ौदा में कस्बा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रोजेक्ट पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग आरंभ हुआ है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक महेश चंद ने बालक बालिकाओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से अवगत करवाया। साथ ही अन्य अनुदेशक शुभम सोनी, रविंद्र सिंह और जावेद खान ने उन्हें इंटरनेट के माध्यम से शैक्षिक ई कंटेंट को सर्च करने, MS वर्ड और एक्सेल आदि का अभ्यास भी करवाया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजेंद्र ने कंप्यूटर लैब में व्यवस्थाएं करवाई। वहीं निरीक्षण के दौरान अलवर से नीरज यादव उपस्थित रहे। इस दौरान लैब प्रभारी अर्चना पाठक सहित मुकुट बिहारी द्वारा मॉनिटरिंग की गई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा में आत्मनिर्भर अलवर की जिला कलेक्टर मैडम की तरफ से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में विशेष योगदान के लिए हमारे बड़ौदा में की ICT लैब में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 6 विशेष शिक्षक हैं और 4 ICT प्रभारियों को जो BCI हैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इनको लगाया गया है। आज प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक का ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। जाटो महासभा समिति की जिला शाखा की बैठक उदनपुरी रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। अध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने बताया कि सामूहिक विवाहों के तहत अब तक 7 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जबकि समाज की ओर से 21 जोड़ों के विवाह करवाने का लक्ष्य निर्धारित है। दहेज मुक्त शादी करवाने के लिए आयोजन किया जाता है। उधर बैठक में प्रधानाचार्य रामजीवन, कैलाश मेहरा, धर्मपाल सिंह, रमेश सिंह जाटव, नीरज जाटव और राम सिंह आदि ने अपने विचार रखे। अखिल राजस्थान जाटा महासभा की जिला शाखा की आज बैठक है। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अखिल राजस्थान जाटा महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में खुदनपुरी स्थित कार्यालय देवतवाल परिसर में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा ये है, समिति द्वारा सामाजिक सरोकार बनाए रखने के लिए हर वर्ष सामूहिक विवाह समारोह किए जाते हैं, जिसमें आज जोड़ों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, 2 जोड़ों का, और अब तक हमारे पास 7 जोड़े रजिस्टर्ड हो चुके हैं और करीब 21 जोड़े शादी कराने का लक्ष्य है। और नवंबर माह की 5 तारीख को सामूहिक विवाह किया जाना प्रस्तावित है। अगर तारीख में कोई संशोधन होगा तो सबको सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपये है। इस शादी समारोह में घरेलू सामान के अलावा दहेज की कुप्रथा जैसी विषमता को दूर करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं और समाज में अनेक बुराइयां जो फैली हुई हैं उन सब को दूर करने हेतु भी आज यहाँ पर मीटिंग में चर्चा की गई है। इसके अलावा जिला जाटो महासभा की बैठक में बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन आवंटन पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष के अनुसार बालिका छात्रावास के लिए 1 वर्ष पहले कार्यक्रम में केंद्रीय एवं प्रदेश के वन मंत्रियों ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जमीन का आवंटन नहीं होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अलवर UIT ने फाइल को जयपुर भेज दिया, लेकिन वहाँ पत्रावली लंबित है। महासभा ने तत्काल निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की है। सर, जाटव समाज सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। करीबन सभी जो प्रमुख समाज है उनकी बालिका छात्रावास बन चुकी है, लेकिन जाटव समाज का बालिका छात्रावास का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इतना बड़ा समाज है, जनसंख्या की दृष्टि से अलवर जिले में सबसे बड़ा कोई समाज है तो जाटव समाज है। उसके बावजूद हजारों जो छात्रावास के लिए लड़कियां परेशान हैं और आपके समाज का छात्रावास नहीं है, लड़कियां परेशान है। आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में आज जाटव समाज के जो हमारी संस्था है अलवर की, उसमें मीटिंग का आयोजन किया गया है कार्यालय पर। मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा था उस एजेंडे में यह शामिल किया गया है 15 सितंबर 2024 को जाटव समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र जी और राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा जी को आमंत्रित किया गया था। इन दोनों मंत्रियों के द्वारा समाज की एक लंबित मांग जो काफ़ी लंबे समय से
पेंडिंग थी उस पर ध्यान देते हुए समाज के सामने घोषणा की और मात्र 15 दिन के अंदर यूआईटी की ट्रस्ट की मीटिंग में 1600 वर्ग गज जमीन पास कराने के बाद राजस्थान सरकार के पास आज दिनांक तक वो यूडीएच विभाग में लंबित है। तो परम सम्माननीय मंत्री महोदयों से और समाज के गणमान्य नागरिकों से, राजस्थान सरकार से मेरा ये गुजारिश रहेगी कि जाटव समाज एक बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, बहुसंख्यक समाज है। इनकी बालिकाओं को पढ़ने, ठहरने, रहने आदि की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को अतिशीघ्र कराएं ताकि समाज में एक शिक्षा के प्रति जो सरकार का मुख्य एजेंडा है वो अतिशीघ्र लागू हो सके। साथ में मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि बालिकाओं को अगर हम आगे लाएंगे तो दो समाजों के यानी 2 पीढ़ियों का, 2 घरों का एक विकास होता है। तो मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि आप आवश्यक रूप से इस ध्यान दें और इस कार्य को अंतिम रूप से अंजाम देने में इस समाज का सहयोग करें। समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। समाज ऐसा नहीं है, समाज में बदलाव की स्थिति है, जागृति है, लेकिन हमें कोई स्वीकार करे, हमारे आचार विचारों को सुने ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे सकें। तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब छात्रावास नहीं होगी तो कैसे तो बेटियां पढ़ेंगी, और जब पढ़ेंगी नहीं तो कैसे बेटियां बचेंगी। तो ये बड़ा सवाल है। आप समाज के प्रतिनिधि हैं, साफ तौर पर सरकार से कह सकते हैं, सरकार तक बात को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि साल भर हो गए, 1 साल में अभी तक छात्रावास का कोई ठोस निर्णय नहीं लिख रहा है, ज़मीन आवंटन नहीं हुए, फाइल इधर से उधर घूम रही है। तो कहीं न कहीं समाज को भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा एटीएल न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जब अन्य समाजों के पास में छात्रावास समाज से संबंधित भूमि आवंटन की जा चुकी है, उनमें बच्चियों का भविष्य सुरक्षित है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एड्स ने अलवर में अब तक 974 मरीजों की ली जान। वहीं जिला अस्पताल के एआरटी सेंटर में करीब 2500 रोगी ले रहे हैं नियमित उपचार। ट्रैफिक पुलिस कर्मी से मारपीट करने वाले आरोपियों का निकाला पैदल जुलूस। मुहर्रम पर ताजिया निकलने के दौरान हुई थी घटना। शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक इतिहास से छेड़छाड़ के लगाए आरोप। आरआर पुलिस पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। और दूध में जहर देकर विवाहिता की हत्या के लगे आरोप। राजगढ़ के ईश्वाना का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएल न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।